या अब आने वाले टाइम में जो आपके पास हार्डली 5 to 6 मंथ्स रह गए, क्या अप्रोच क्या होनी चाहिए मैम? तो भाई अगला कदम एकदम फूंक फूंक कर रखना है अपने कमबैक के लिए, उसकी जिम्मेदारी। तो एनसीईआरटी को जब रीड कर रहे होते हैं एक पॉइंट के बाद मैम मुझे नींद आने लगती है। द मोमेंट तुम्हें लगे कि अब मैं सैचुरेट हो रहा हूँ, अब मुझे सब कुछ आ गया है, चलो बाद में कर लेंगे, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, जैसे ही ब्रेन ये कहने लगे तो मैं गेम खेलूँ। हेलो, मैं सभी को वेलकम करती हूँ भाई फिजिक्स वाला के इस चैनल पर, जहां पर आज हम कुछ स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे आपकी उर्वशी मैम के साथ, यानी कि मेरे साथ में। अब विंटर्स भाई धीरे धीरे अप्रोच कर रही है। अप्रोच क्या कर रही है, अब तो आ ही गई है। और जैसा कि आसपास से सुनने में आपको भी खबरें आई होंगी कि इस बार सर्दियां बहुत ज़्यादा पड़ने वाली हैं। तो मैम इससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो स्टडी करने की एफिशिएंसी है, या हम बोले हमारा कंसंट्रेशन है, जो हमारा फोकस है, वो सब ताक पे चला जाता है जिस समय पर ये सर्दियाँ आती हैं। क्योंकि वो एक कंफर्ट का माहौल, ब्लैंकेट में खुद को छुपा लेना सबका अच्छा लगता है। तो वो उस चीज़ को बीट करना और अपना कमबैक कर लेना इसके बाद में, विंटर के बाद में, क्योंकि सीधा एग्जाम ही आपके पास अब लैंड करेगा, उस बीच में कोई और गैप, कोई छुट्टियां आपको नहीं मिलने वाली हैं। तो भाई विंटर का अपना क्या एक मैम मास्टर प्लान होना चाहिए कि हम नीट का एग्जाम में अपना एक बढ़िया सा कमबैक दिखाएं। जो बच्चे बढ़िया अभी तक कर रहे हैं या जो बढ़िया नहीं कर पाए हैं, ये समय दोनों के लिए बहुत नाजुक टाइप का है। क्यों? क्योंकि इस समय के बाद में आप जो अच्छी प्रिपरेशन कर रहे थे, आपने खुद को बहुत कंफर्टिंग पोजीशन में ला दिया। आप लोग रिवर्स डायरेक्शन में जा सकते हो और आपके स्कोर जो है गिर भी सकते हैं। और कुछ वो लोग जिनके मार्क्स अभी तक बढ़ नहीं पाए या बहुत सारा बैकलॉग बना के रखे थे, बहुत टॉपिक्स भी अभी तक उनके अनटच्ड हैं, उनको पढ़ा ही नहीं है, तो उन लोगों के लिए भी ये टाइम बेस्ट टाइम पीरियड है। क्यों? क्योंकि इस समय पर ना बच्चे दो पार्ट में बट जाते हैं। एक तो वो जो लेजीनेस के हवाले खुद को छोड़ देते हैं और भावनाओं में बह जाते हैं, और कुछ वो जो अपने जुनून को, अपने कंसिस्टेंसी को, फोकस को बरकरार रखते हैं और इस टाइम पीरियड को अपने कमबैक के लिए यूज करते हैं और अल्टीमेटली सिलेक्शन ले जाते हैं। तो आज का सेशन जो है इसी के बारे में रहने वाला है। कुछ बातों के बारे में, कुछ पॉइंटर्स को हम डिस्कस करेंगे, जहां पर कैसे हम विंटर को बीट करें, स्टूडेंट के लिए कौन सी वो चीजें जरूरी हैं कि वो अपने पार्ट को, जो अपना काम उसको करना है, हार्डवर्क जो उसको पे ऑफ कर लेगा आगे जाकर, वो उसको ढंग से कर पाए। तो उसके लिए हम फटाफट से अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। और पहला पहला काम जो आपको यहाँ पर हम बताने वाले हैं, कुछ पार्ट में इसको हमने डिवाइड किया है। तो सर्दियों में, विंटर में स्पेशली, या अब आने वाले टाइम में जो आपके पास हार्डली 5 to 6 मंथ्स रह गए, क्या अप्रोच क्या होनी चाहिए मैम? तो आप जो सब्जेक्ट्स प्रॉब्लम आपको कर रहे हैं कि मैम हम रोज रोज सारी चीजें तो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो स्पेशली देखें तो हम कभी बायोलॉजी पढ़ ले रहे हैं, कभी केमिस्ट्री को पढ़ पा रहे हैं और कभी फिजिक्स को, पर तीनों साथ में नहीं हो रहे। तो भाई इतना लोड मत लो तुम, ठीक है? और तुम थोड़ा सा ब्रेक करके स्टडी करो। मतलब एक ही दिन में तीनों स्ट्रेच पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चीज़ों को स्प्लिट करते चलो। तो अपने डे को, आप चाहो तो अपने डे को आप स्प्लिट करिए, आप तोड़िए उसको कुछ कुछ पार्ट के अंदर में। कैसे तोड़िए? आपने आज की क्लास अपनी, मतलब यहाँ से करके गए आपने, या जो भी आपके बैचेस हैं आपने वो क्लासेस अटेंड करी, और वहाँ से लेट्स से बायोलॉजी में बॉटनी जूलॉजी दोनों मिला के बात करते हैं, तो वहाँ पर आप अपने नोट्स को आज रिवाइज कर लिए, और साथ में आपने नोट्स रिवाइज करने के अलावा कुछ PYQs वो मान लेते हैं प्रैक्टिस किए हैं, लेकिन वो डेली बेसिस पे आप कर पा रहे हो, क्योंकि मान लेते हैं आपके लिए ये पार्ट कंपैरेटिवली आसान है। यहीं पर किसी और के लिए हो सकता है कोई दूसरा पार्ट इजी हो, किसी को ये पार्ट टफ लगता हो, पर सबके लिए तीनों पार्ट टफ तो नहीं होने वाले। तो ये पार्ट में आप अपने नोट्स और PYQs को रिवाइज किए, साथ में तुमने बैलेंस किया कि केमिस्ट्री का जो हमारा रिएक्शंस था, उन रिएक्शन को मैम मैं आज रिवाइज करूंगा, पर फिजिक्स का बहुत डिटेल्ड पार्ट तुमने नहीं किया, जितना क्लास में हुआ केवल वही तुम रिवाइज करके बैठे। पर अब अगले दिन में जब आ रहे हैं तो हमने यहाँ फिजिक्स से स्टार्ट किया, और फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल था वो हमने सारे न्यूमेरिकल बनाए, प्लस कॉम्बिनेशन बनाया कि यहाँ पर हमने केमिस्ट्री के अंदर में जो कुछ कॉन्सेप्ट्स लग रहे थे उन कॉन्सेप्ट्स को रीड आउट कर लिया, ठीक है, एनसीईआरटी से डायरेक्टली भले ही या नोट से। तो यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्चुअल या मैं बोलूँ थियोरेटिकल चीजें थी, तो उन थियोरेटिकल चीज़ों को उठाकर आपने देख लिया रफली। तो यहाँ पर मैंने कभी बॉटनी का या जूलॉजी बोलो या बायोलॉजी बोल लो,
उसको केमिस्ट्री के साथ पेयर अप किया, कभी फिजिक्स को कभी केमिस्ट्री के साथ पेयर अप किया। तो जब आप अपना डे स्प्लिट कर रहे हैं, उस डे को स्प्लिट करने में आप कोई भी 2 सब्जेक्ट पकड़िए और उनमें बैलेंस आउट करो कि एक थियोरेटिकल पार्ट है तो एक थोड़ा सा आपके पास न्यूमेरिकल बेस्ड हो, एक में थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन ज्यादा है तो एक में थोड़ा थियोरेटिकल या याद करने वाला मेमोराइजेशन ज्यादा हो। तो जब आप इस तरीके से बैलेंस करोगे ना, लेट्स से आपने आज केमिस्ट्री के अंदर जो भी रिवाइज करने का सोचा, वहां पे आप आज केमिस्ट्री के रिएक्शंस को बस देख रहे हो, तो रिएक्शन की शीट बना के उसको रिवाइज किए। पर फिजिक्स के अंदर ऑन दी अदर हैंड आप सॉल्व कर दिए अपने न्यूमेरिकल्स को। तो ये बैलेंस्ड अप्रोच जब डे को स्प्लिट करोगे ना ऐसे हर बार कि आज ये दोनों करने हैं, अगले दिन ये दोनों करने हैं, तो ओवरऑल देखोगे तो पूरे हफ्ते में आप ये तीनों पार्ट्स को कर पा रहे होगे, एक बैलेंस्ड अप्रोच आपके पास मिलेगी। भाई जैसे तुम लोग वेब सीरीज को देखने में इतना ज्यादा टाइम लगाते हो, ठीक है, और उनको चूज करने में कि आज कौन सी वेब सीरीज देखी जाए, तो जब आप अपने नीट के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्यों ना हम एक बस इतनी सी काम कर ले कि अपने डे को स्प्लिट करने के साथ साथ हम वेल मेंटेन्ड और प्लानिंग के साथ में चले। तो भाई अगला कदम एकदम फूंक फूंक कर रखना है अपने कमबैक के लिए, उसकी जिम्मेदारी पूरी पूरी तुम्हारी है। तो प्लानिंग भी तुम्हारी अपनी हो कि मुझे केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स को पेयर अप करना है आज, या मुझे फिजिक्स के साथ में अपने बायोलॉजी को पेयर अप करना है। वो अब तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया जाता है, आपको कौन सी चीज अपने कंफर्ट के हिसाब से बेटर लगती है। तो सब्जेक्ट्स को आप इस तरीके से प्लान करें अभी आगे के 6 मंथ्स के लिए, जिससे कि डेली जितना मैक्सिमम आप अपना जो काम है वो कर पाए, आउटपुट जो निकले वो मैक्सिमम निकले। इसी के साथ साथ अब अगर हम बात करें हमारा मैम रिवीजन का जो स्ट्रैटेजी है वो क्या होना चाहिए यहां से आगे जाने पर, तो भाई रिवीजन की कुछ लोगों की स्ट्रैटेजी क्या रहती है कि मैम हम ना एनसीईआरटी को पढ़ लेंगे। तो एनसीईआरटी को जब रीड कर रहे होते हैं एक पॉइंट के बाद मैम मुझे नींद आने लगती है। तो अभी जब एनसीईआरटी रीड करने में तुम्हें एक पॉइंट पर कोजी और नींद भरा फील हो रहा है ना, जैसे जैसे विंटर आएंगी ये एकदम अपने पीक पे होगा, तुम्हें एक झपकी आने का बस कगार पे हो और एकदम से तुमने उठ के अगर बेड का रास्ता नाप लिया, वहीं पे खत्म है सारा गेम, सब एंड हो जाएगा। तो आपको अब रिवीजन की जो स्ट्रैटेजीज है ना वो बहुत ही सोच समझ कर बनानी है कि आप केवल एनसीईआरटी को मेयरली रीड नहीं कर रहे हैं, आपने यहाँ पर इसके अंदर इन्वॉल्व करना है कि हम लोग केवल रीड नहीं, हम एक्टिवली मैम रीड कर रहे हो। ये पेन पेन मेरे पास स्टाइलस है, तुम्हारे पास तुम्हारा पेन, वो तुम्हारा ब्रह्मास्त्र है, उसको चलाते रहना। अगर वो रुका तो ये भी रुक जाएगा और अल्टीमेटली कंबल पकड़ोगे और शायद फिर ये वीडियो भी तुम कंबल में बैठ के ही देख रहे होगे। तो ऐसा ना होने पाए तो उसके लिए जो तुम्हारा ये पेन होता है उस पेन को और साथ में आपकी जो पेजेस हैं, जो आपकी कॉपी है, उन सबको एक्टिवली खोल के रखें जब आप एनसीईआरटी को केवल पढ़ भी रहे हो। कोई इसको चेयर में बैठ करके आराम से खोल करके रीड नहीं करेगा, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है ना, ब्रेन नॉर्मली भी बहुत लेजी फील करता है। वो बहुत साइंटिफिकली चीज एकदम प्रूवन है कि हमारा बॉडी फील करेगा, लेजी फील करेगा, स्लीपी फील करेगा, इनएक्टिव लगेगा खुद को कि कुछ ना करूं, मैं बैठे रहूं, बस बस टेबल पर किताब रखी है तो मैं आंखों से बस पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, पेज भी कोई और आके पलट जाए। पर उस समय पर आपको आपके दिमाग को चाहिए कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेशन रखो, आप लिखो वहां पर, उस समय पर जितनी बार लग रहा है उसको लिखो। केमिस्ट्री शीट्स अगर आपने केमिस्ट्री में बनाई है रिएक्शन की शीट्स तो उनको उतना टाइम से लिखो। फिजिक्स में अगर कोई आपके पास डेरिवेशंस हैं तो आप उन डेरिवेशंस को लिखो। आपने जितनी बार कोई फॉर्मूलाज की शीट बनाई है आप उसको लिखिए मैक्सिमम टाइम्स। फिर बॉटनी में, जूलॉजी में आपको लग रहा है कि हमारे पास मैम डायग्राम कोई टफ लग रहा है, उन डायग्राम को बार बार आप बनाते चलिए। तो आपको एक्टिवली रीडिंग भी करनी है और साथ में ये एक्टिव राइटिंग करनी है। ये दो तुम्हारे अस्त्र शस्त्र हैं, तो अपनी कॉपी और पेन वो जरूर साथ में रखना और मेक श्योर आप उसका यूज भी करें। तो ये आपको रिवीजन की स्ट्रैटेजी में बहुत हेल्प करेगा। उसके अलावा भाई तुम लोग छोटे छोटे मेमोनिक्स लगता है कि मैम डेवलप करने चाहिए, तो मेमोनिक्स जो है वो भी बनाते चलो कि इसको याद करने के लिए, ठीक है, या रिवाइज करने के लिए कुछ छोटे छोटे स्टिकी नोट्स बनाओ कि आपका दिमाग जो है ना वो प्रोसेसिंग करता रहे बराबर कि हाँ ये कुछ न्यू चीज है। जैसे ही आप एक रेगुलर पैटर्न में आए कि बस लाइन बस थोड़ी देर तक बैठकर रीड कर रहे हैं पैसिवली मस्त एकदम बैक सीट पर बैठ करके, तभी वहीं पे ब्रेन आपका ढेर हो जाएगा और गेम वहीं से जैसा मैंने कहा
हो जाएगा ओवर। तो उसको नहीं करना है आपको। उस चीज के बचाव में कॉपी पेन तो तुमने उठाया ही उठाया है, प्लस साथ में आप रिवीजन में ये एक काम और कर सकते हैं कि अपने आप से क्वेश्चंस को बिल्ड करो। जैसे कि कैसा क्वेश्चन मैम बिल्ड करे? द मोमेंट तुम्हें लगे कि अब मैं सैचुरेट हो रहा हूं, अब मुझे सब कुछ आ गया है, चलो बाद में कर लेंगे, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, जैसे ही ब्रेन ये कहने लगे तो मैं गेम खेलो, एक गेम खेलो। फ्री फायर की बात नहीं हो रही है यहाँ, या किसी और गेम की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि आपने एनसीईआरटी गेम बताती हूँ, तुमने एनसीईआरटी जो है, ये लो एनसीईआरटी को तुमने खोला है, और अरे यहाँ भी गलत हो गया। तो आपने एनसीईआरटी अपनी खोली और उसका कोई भी पेज रैंडम निकाला, एनसीईआरटी का पेज रैंडमली खुल गया, ठीक है भाई, पेज तो खुल गया, पर अब तुम्हारे ब्रेन को सोचने पर मजबूर करो कि इस पेज के आगे क्या लिखा हुआ है, व्हाट्स नेक्स्ट। तुम्हारा ब्रेन इस बात को सोचे। और अगर तुम अपने दोस्त के साथ भी हो या फिर कोई फैमिली के साथ भी रहता है, तो आप उनको बुक पकड़ा दो और बोलो इस चैप्टर से ना कोई भी लाइन बोल, या पूरे एनसीईआरटी से कोई भी लाइन बोलो, रैंडम लाइन। तो आपने यहां से रैंडम लाइन ली और उस रैंडम लाइन को उनको रीड करने बोला, और अब तुमको जो है यहां से गैस मारना है कि ये कौन से चैप्टर के अंदर लिखा हुआ था, इसके नीचे क्या लाइन लिखी थी। भाई टीचर लोग यही कर रहे होते हैं, जब तुम रैंडमली बोलते हो ना कि मैम वो फिजिको केमिकल जो लिखा ना वो समझ में नहीं आया, मैम साइटोप्लाज्म लिविंग स्टेट में रखता वो समझ में नहीं आया, तो टीचर के दिमाग में एकदम फटाफट मेमोरी में जाता है कि एनसीईआरटी की उस लाइन में वहां पे लिखा है, उसके ऊपर और नीचे ये बातें बताई हुई हैं, तो इसका मतलब वहां से ये चीज लिंक हो रही थी जो बच्चा शायद भूल गया। तो तुम्हें भी यही करना है, रैंडम करो, रैंडम। तो किसी को भी बोलो चैलेंज करने के लिए कि चल मुझसे कहीं से भी पूछ ले, मैं आगे पीछे का रिकॉल करके उसको बताता हूँ या बताती हूँ। तो दिमाग को थोड़े चैलेंजेस दो। अगर उसको इजी टास्क दोगे, खत्म, वहीं पे गेम हमारा ओवर है। तो रिवीजन के लिए कुछ इंटरेस्टिंग टेक्निक्स लेकर के आओ। अपने दोस्तों के साथ जो तुम फालतू की बातें करने में टाइम निकाल देते हो, या ब्रेन को ये सोचने में कि 5 मिनट बाद पढ़ेंगे, रैंडमली बुक खोलो, कोई भी बुक इररिस्पेक्टिव, आप उसको खोलो और वहां से उसको रीड करना स्टार्ट कर दो। इसके अलावा आते हैं तीसरी चीज पर। अब आपको समय देना है अपनी रैंक को हीट अप करने में, और अपनी रैंक को बढ़ाने के लिए ये समय जो है बहुत बहुत आपका जो है बेनिफिशियल रह सकता है। और ये बेनिफिट लाने के लिए तुम्हें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। जो तुम अपनी आरामदायक जगह पर बैठे होते हो ना, या तुमको सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं भाई, उन रिसोर्सेज से आपको थोड़ा सा सॉरी टू से दूर जाना पड़ेगा। तो आपको अपनी अगर रैंक बढ़ानी है तो आप जितना ज्यादा हो सके अपने डिस्कंफर्ट में आओ। और डिस्कंफर्ट में आने का मतलब ये नहीं कि बेटा ठंडी में ही पूरा टाइम तुम जो है ऐसा कुकड़ू को बने बैठे हो, वो नहीं करना तुमको। पर हाँ, ऐसा भी ना हो कि हमने इतनी लेयर्स पहन ली है कपड़ों की, थोड़ा वाइजली, इतना ज्यादा लेयर पहन लिया है कि हम एकदम कोजी फील कर रहे हैं, अब हमें पेन भी उठाने का मन नहीं कर रहा। तो बॉडी को उतना ही लेयर अप करो कपड़ों से जितना जरूरत का था। या घर में अननेसेसरी हीटर्स लगे हुए हैं, ठीक है, ब्लोअर्स लगे हुए हैं, आप उनका इस्तेमाल ना के बराबर करो। इवन कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि कोल्ड शावर जो होता है वो बहुत ज्यादा हद तक हेल्प करता है आपको अटेंशन स्पैन को या आपके फोकस को बढ़ाने के लिए। बट सर्दियों में मैं जनरली रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप बहुत ठंडे पानी से नहाओ, पर हाँ ठीक ठाक, मतलब बहुत गर्म भी नहीं है बहुत ठंडा भी नहीं है, उस तरीके के पानी से आप नहा कर देखो, चैलेंज करो, तो भी आपको बेटर फील होगा। तो आप कुछ कुछ ये स्ट्रैटेजीज लगा सकते हो। तुम्हें नींद आने का जैसे ही पता चल रहा है कि अब भाई मेरा दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, तो उसी समय पर अपना देखो कि मैं कहीं कंफर्ट में तो नहीं बैठा हुआ हूँ, पैरों में एकदम बढ़िया से शूज वूज डाल के, या फिर एक चेयर पे भी तुम कोजी होकर के बैठे हुए हो, तो खुद को थोड़ा सा डिस्कंफर्ट में डालो। शायद आपको उस समय पर ब्रेन जो फील कर रहा है ना कि वापस से और सो जाते हैं या इनएक्टिव हो जाते हैं, वो शायद से थोड़ा बेटर होगा। आप ब्रेक लो, पर लेकिन आप ब्रेक लोगे एक्टिव तरीके के ब्रेक। एक्टिव ब्रेक जैसे कि आपने रिवाइज कर लिया, अभी हो गया तुम्हारा काम, एक चैप्टर फिनिश हुआ, तो तुम एक्टिवली थोड़ा वॉक करो कि, और सोचते हुए चलो कि अभी मैंने ये किया है, आगे मुझको ये करना है, मेरा आगे का प्लान क्या है। तो जब तुम वॉक कर रहे हो तो बॉडी अगेन डिस्कम्फर्ट में, किसको पसंद है कि सर्दियों में कंबल के बाहर निकले, रजाइयों के बाहर निकले, मस्त सबको बैठना पसंद है। तो एक्टिवली कुछ कुछ चीजें करो ऐसी। और तुम्हें यहाँ पर लग रहा है एक्टिव ब्रेक में कुछ वार्म चीजें, वाटर का इंटेक थोड़ा सा अगर कम तुम्हें लग रहा है हो रहा
रहा है उसको थोड़ा इंक्रीज कर दो, तो गुनगुना पानी थोड़ा उठाओ उसको पी लो, ग्रीन टी लग रहा है तो वो पी लो, चाय आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी कैसी हैबिट्स हैं, तो आप वो भी ओकेजनली ले सकते हो, बट ओकेजनली उस किसी भी चीज़ की अति देखो वो बुरी होती है। तो एक्टिवली थोड़े से ब्रेक्स को प्लान करो, कोई भी ब्रेक ऐसा ना हो कि आपको वो बेड की तरफ ड्रैग करे कि तुम अब बस सोने वाले हो। तो वो एक ना बहुत फाइन लाइन का अंतर होता है। जब आप पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होकर के 10 मिनट की नैप के लिए गए थे, बट वो जो 10 मिनट का नैप ब्रेक था तुम्हारा सो कॉल्ड नैप ब्रेक था, वो कब पूरी 1 घंटे की नींद में कन्वर्ट हो जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे ऐसे ब्रेक्स नहीं लेने आपको। आप एक्टिव ब्रेक लोगे जिसमें आप वॉक कर रहे हो, या फिर वाटर ब्रेक ले लो यार, तुम लोग पानी वानी पीने के लिए भी स्पेशली एक टाइम डिवोट कर दो। तो और सनलाइट में अगर जितना ज्यादा जा सकते हो, पॉसिबिलिटी है तो जाओ, खुद को थोड़ा एक्टिव फील कराओ, थोड़ी देर सनलाइट में जाओ, मॉर्निंग की धूप अगर मिल पा रही है कैसे भी तो वो लो। पर ऐसे ब्रेक अवॉइडेबल है भाई, ये वाले ब्रेक लोगे तो फिर नहीं हो पाएगी रैंक आपकी इंक्रीज, बट आपको बाकियों के कंपैरिजन में खुद को थोड़ा डिफरेंट तो रखना पड़ेगा। फिर इसी तरह हम अगर चौथे पड़ाव पे चले कि मैम बैलेंस करना है हमको नोट्स को, अपनी प्रैक्टिसिंग को और मॉक टेस्ट को भी, तो यहाँ पर आपके लिए बस एक ही सुझाव रहेगा कि मॉक टेस्ट का जो तुम प्रिपरेशन करते हो उनकी एनालिसिस को आप मॉक टेस्ट के मार्क्स से थोड़ा ऊपर में प्रायोरिटी दें। अरे भाई मार्क्स तेरे 720 में से 200 ही बन पा रहे हैं या 300 की रेंज में रफली चल रहे हैं, पर लेकिन तुम्हें पता है एनालिसिस करके कि ये वीक टॉपिक था या फिर ये टॉपिक मैं पढ़कर ही नहीं गया, तो मैंने अपने हिसाब से जो पोटेंशियल था, कितने सॉल्व करे सवाल, उनमें कितने गलत हुए, वो सबके लिए अलग अलग वेरी करता रहेगा। अब तुम्हारे एक पॉइंट पे आकर के वो प्रिपरेशन बिल्कुल पीक पे जा चुकी है, जब जितना तुमने पढ़ा उतना ही तुम अटेम्प्ट करके आए, और वो सारा सिलेबस भी था, मतलब सारा सिलेबस तुमने पढ़ लिया था, वो तुमने अटेम्प्ट भी किया। अब आप रियल ग्राउंड्स में उसको चेक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपके पास मॉक टेस्ट की एनालिसिस हर बार आपको करते रहनी है। द मोमेंट यू रियलाइज कि आपको स्लीपी फील हो रहा है, थोड़ा सा डिमोटिवेटेड फील हो रहा है, आप मॉक टेस्ट की एनालिसिस करने लगो कि कैसे भला हम ये काम करें कि मेरे मार्क्स जो है वो इंक्रीज करने लग जाए। भाई जैसे तुम लोग कुछ बहुत सारी वेब सीरीज कौन सी मैं देखूं आज बैठ करके, उसको सोचने में इतना टाइम लगाते हो, तो मॉक टेस्ट की एनालिसिस में तुम टाइम नहीं लगा सकते हो कि आज क्या देखना है, तुम टाइम किल कर रहे हो अपना। पर लेकिन यहां पर ये काम हम नहीं करते, हम मॉक टेस्ट बस दे रहे हैं खुद को, बस हम एक कंफर्ट पोजीशन में बिठा करके रखना चाहते हैं कि मेरे मार्क्स जो है वो 500 तक की रेंज में आ गए हैं, उसके बाद ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं। अरे तुम इस कंफर्ट से अगर खुद को बाहर ही नहीं निकालोगे, कंफर्ट के जोन से आप खुद को एज इट इज मेंटेन करेंगे, तो आपके मार्क्स भी जो होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे। फिर भले ही तुम ये नोट्स की कॉपियां 1000 भर लो, प्रैक्टिस तुम 10,000 क्वेश्चन कर लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मॉक टेस्ट में जितने मार्क्स आ रहे हैं उसकी एनालिसिस ज्यादा प्रायोरिटी पे रखो, और खुद को उस एक कांस्टेंट मार्क्स के जोन से लेकर आओ। हर बार अपनी एक अप्रोच सेट करो कि मेरी अप्रोच क्या होगी, नेक्स्ट व्हाट्स नेक्स्ट, ये वाला आपका जो अप्रोच है, अगर ये चलता रहा हर बार, तो तुम्हारे अंदर एक जुनूनियत आएगी कि मुझे अपने मार्क्स जो है भले ही 2 नंबर से बढ़े, पर मुझे कैसे ना कैसे इन मार्क्स को अपग्रेड करना है, बढ़ाना है। बट कंफर्ट जोन आ गया, फिजिक्स भी उतनी ही कर रहे हो, केमिस्ट्री भी उतनी, जूलॉजी भी उतनी, सब उतना ही बराबर करके आ रहे हो, उससे कोई इंक्रीज नहीं होगा, इनफैक्ट वो ज्यादा खतरनाक है आपके लिए। तो ये कुछ टिप्स आप अपनी मॉक टेस्ट के लिए कर सकते हैं। अब विंटर में ये जो लेजीनेस हो रही है, इसको कैसे बीट करना है, इसकी कुछ चीजें तो मैं आपको ऑलरेडी अभी बता भी चुकी हूं। इसमें आपको एक तो अपने कंफर्ट जोन में नहीं जाना है, सबसे बड़ी गलती जो है हमारी, कंफर्ट जोन इज अ बिग नो। कंफर्ट जोन में आपकी जैकेट्स मोटी मोटी, वो जो आपकी वो टोपियां होती है ना जो तुम्हारे हुडेड जैकेट के साथ में लगी रहती हैं, बिग नो। वो क्या है ना, आपको बहुत कोजी फील करवाती है, आपको अच्छा फील कराती है। कई बार क्लास में भी हम ऐसे ही बैठते हैं, कुछ बच्चे विंटर्स में जनरली ऐसे एकदम टेढ़े होकर के बैठेंगे, झुक कर बैठेंगे, ये बैकबोन है, इसको स्ट्रेट करके बैठो। जितना अटेंटिव हो करके बैठोगे तो उतना आपके लिए बेहतर होगा। सिट स्ट्रेट हमेशा कोशिश करो, रूल बना लो कि सीधे ही बैठेंगे। और जब भी स्टडी कर रहे हो प्लीज सिट विद योर ब्रह्मास्त्र, योर अस्त्र शस्त्र, जो कि है आपके पेन
और साथ में पेपर, पेन पेपर पर हाथ, कलम जो है वो लगातार कलम चलती रहनी चाहिए आपके पेपर पर, कलम रुकी दिमाग वहीं बोलेगा चल थोड़ी देर नैप लेते हैं, सो जाते हैं, और जो रैंक तुमने बढ़ाने के सपने देखे थे वो सपने ही रह जाएंगे, आप बस नींद में ही उसको रिपीट करेंगे, रियलिटी में नहीं हो पाएगा। आप जितनी भी चीजें हो सकती हैं आपके घर में, हीटर, ये सब सुख सुविधाएं बहुत सारी होंगी, लेकिन आपको इन सुख सुविधाओं से खुद को थोड़ा सा दूर रखना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ठंड में जाकर के बहुत ठिठुरो और परेशान हो जाओ, बिल्कुल नहीं, पर एक बैलेंस लेके आओ, बैलेंस, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। वो बैलेंस कौन लेके आएगा, कितना होना चाहिए, वो तुम्हारे ऊपर है। जिस पॉइंट पर लगे कि यार इससे ना नींद आने लग जाती है, उस काम को ही करना छोड़ दो, और साथ में खुद को ऐसी चीजों से घेर लो, सराउंड कर लो, सराउंड योर सेल्फ विद प्रोडक्टिव थिंग्स। प्रोडक्टिव थिंग्स कैसी, जो आपको आगे टास्क करना है वो सारी चीजें आपके आंखों के सामने लगी हों। जैसे कि रात को आपने एक जर्नल प्लान किया, या आपने एक प्लानर बना के रखा अपने गोल्स का कि मुझे ये काम करने हैं, तो वो जो गोल्स का लिस्ट है, वो गोल की लिस्ट तुम्हारे टेबल पर तुम्हारे सामने लगातार दिखती रहे कि अब इसके बाद मेरा काम ये होने वाला था। दिमाग को मौका ही मत दो ये सोचने का कि अब मुझे इसके बाद नैप ले लेनी चाहिए। सोना भी जरूरी है, पर लेकिन दिमाग को ऑक्यूपाई कर लो कि ये काम है, इसके बाद ये काम है, दिमाग में ही वो खुद से पाइलअप हो कि ये गोल मेरे पूरे अगर नहीं हुए तो मेरा दिन जो है वो वेस्टेज की तरफ चलता जाएगा। तो अगर दिन वेस्ट नहीं करना है तो आप कुछ छोटी छोटी चीजें अपनी लेजीनेस को ब्रेक करने के लिए यूज करो, एक्टिवली एंगेज करो खुद को, गेम्स के फॉर्म में आप एनसीईआरटी को बार बार याद करने की कोशिश करो, डायग्राम्स को बना बना के बार बार अपने दोस्त के साथ चैलेंज लो कि तू मुझे डायग्राम बोल, मैं उसकी सारी लेबलिंग और डायग्राम को ड्रॉ करके तुझे बता दूंगा। तो आप ये भी कुछ चीजें कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि आप अगर विंटर्स में इसी प्रकार से खुद को बहुत कंफर्टिंग जोन में बिठा कर रखेंगे, तो उससे क्या होता रहेगा कि आप ये सब जितने भी ज्ञान मैंने अभी आपको दिया, जितना भी प्लानिंग करने का तरीका मैंने आपको बताया है, वो सब तुम करोगे बट बेड पे, और वो तुम्हारे केवल नींद तक ही वैलिड होगा। जब तुम सपनों में सोच रहे होगे कल से मैं ये करूंगा, बट जो लोग ये नहीं सोचते हैं ना कि कल से ये करूंगा, जो लोग ये बोलते हैं कि मुझे ये काम आज से ही करना है, ये वो लोग होते हैं जो इन चीजों को तुरंत इंप्लीमेंट करते हैं। और ये वो लोग हैं जो बिस्तर में बस बैठे बोलते रहते हैं कि ये काम होगा पर कल से होगा। तो आप अपने आसपास के पहले तो इन्वायरमेंट को देखो, कहीं इसी तरीके का कुछ इन्वायरमेंट तो नहीं है कि आप बेड पर ही बैठकर पढ़ाई कर रहे हो, जहां पर आसपास की चीजें आपको सिग्नल्स दे रही हैं कि आओ अब थोड़ी सी नैप ले लो, बहुत ज्यादा सर्दी है बाहर, या आप खुद को एक डिस्कम्फर्ट में बिठा रहे हो और फिर पढ़ रहे हो। जैसे मैं पर्सनली ये काम करती हूँ, जिस दिन मेरा डे बहुत लेजर वाला होता है, फ्री होता है डे, और काम बहुत सारे करने होते हैं, तो मैं उन चीजों को ना घर जाने के तुरंत बाद ही अपनी आंखों के सामने रख लेती हूँ। जैसे मुझे अपने प्लांट्स की सॉइल को चेंज करना है, तो मैं अपने प्लांट्स को पहले ही अपने सामने रख लूंगी, जिससे मेरे ब्रेन को लगातार ये बात पता चलती रहे कि भाई तेरा ये काम प्रायोरिटी का था, बेड पर जाकर नींद पूरी करना प्रायोरिटी नहीं था। मुझे अपने कोई डेडलाइंस को मीट करना है तो मेरा लैपटॉप स्क्रीन सब सामने मेरे रहेगा। तो जब जब मैं उस जगह से गुजरूंगी तो ब्रेन को सिग्नल मिल रहा है कि पहले वो काम करना था, अब ये टास्क तेरा बचा हुआ है, फिर ये टास्क बचा हुआ है। तो जो भी तुमको काम करना है उस गोल को अपने आंखों के आगे रखो। फाइनली जो जो चीज तुमने आज सोची है उनके रिलेटिव, मान लो कोई किताब है, कॉपी है, डायग्राम है, सब चीजें वहां आसपास में तुम्हारे प्रॉम्प्ट्स में होनी चाहिए। तुम्हारे पास स्टिकी नोट्स या तुमने कोई छोटे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तुम्हारी नोट्स की कॉपी, मेक श्योर घर जाने के तुरंत बाद वो बैग से बाहर निकल के डेस्क पर हो। कुछ एक वीक तक तुम ये काम करके देखना कि अपने बैग में या जो भी तुम चीजें करने वाले हो ना आज, उसका प्रॉम्प्ट खुद को दो। अरे देते हैं ना चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट, आजकल चल रहा है जो अपने आसपास में, खुद को प्रॉम्प्ट देकर देखो, आपका जीवन भी बदलेगा और जो रैंक है वो तो डेफिनेटली आएगी ही आएगी, और आपको अंदर से बेहतर लगेगा क्योंकि आपने इन सर्दियों को केवल सोकर लेजीनेस में बिताया नहीं है, आपने एक्टिवली उसके लिए मेहनत करी है। और जब मेहनत से कोई चीज मिलती है ना तो बहुत 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 अच्छी लगती है, ट्रस्ट मी। तो अब से अपने आप को प्रॉम्प्ट्स दो और अपने आसपास ऐसी चीजें सराउंड करो कि वो तुमको
मजबूर कर दें कि अरे ये काम पहले करना था, नींद तो बाद में आ जाएगी। तो लेट्स सी आप खुद को कैसे कैसे प्रॉम्प्ट्स दे पाते हो, और कमेंट में भी यहाँ पर आकर मुझे ज़रूर बताना कि तुमने खुद के लिए कैसे प्रॉम्प्ट्स रखे। शायद किसी ने किताबें टेबल पर जाकर तुरंत रख दी, या किसी ने कुछ और इनोवेटिव चीज़ करी। तो तुम्हारे खुद के क्या प्रॉम्प्ट्स हैं, कैसे तुम्हारा मैकेनिज्म इससे बेटर हो पाया, मुझे ज़रूर बताना। और एटलीस्ट एक वीक के लिए इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, जिससे विंटर के बाद जब हम मिल रहे हों तो हमारा स्कोर कार्ड हमारी सारी बातों को बोल दे, बिना बोले हम सब कुछ कह जाएं। तो ऐसी ही कुछ और स्ट्रैटेजी के साथ मैं उर्वशी मैम आपके लिए आएंगे, बिल्कुल आएंगे, और भी टीचर्स मिलकर के हम लोग ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आएंगे कि कोई भी टाइम हो, कोई भी टाइम हो, चाहे वो लास्ट का समय हो आपका जब बिल्कुल एग्जाम डेट पास आ जाती है, या अभी का ये वाला थोड़ा सा नाजुक समय, तो हर टाइम आपकी मदद के लिए हम लोग हाजिर हैं। तो मिलेंगे ऐसी ही एक किसी मज़ेदार सेशन के साथ में। तब तक के लिए आज अपने प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो देना स्टार्ट करो, और लेट्स मेक श्योर कि हमारा जो मार्क्स है वो अल्टीमेटली इस मास्टर प्लान से इंक्रीज ही करे, कांस्टेंट भी ना रहे, लगातार इंक्रीज करे। तो बाय बाय एंड टेक केयर, कीप गिविंग यू योरसेल्फ सम प्रॉम्प्ट्स। चलो मिलते हैं फिर अगली बार, बाय बाय एंड टेक केयर।